अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स लेक्चर 2 यूनिट 5 ग्रेविटेशन। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। अ रीजन और अ स्पेस वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई भी एक ऐसा रीजन, कोई भी एक ऐसी स्पेस जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जो उस फील्ड के अंदर इंटर होगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को फेल्ट करेगा, उसको महसूस करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। ज़मीन के अलावा, क्योंकि हम इसको स्टडी कर रहे हैं ग्रेविटेशन में, और जब भी हम इसको स्टडी कर रहे हैं ग्रेविटेशन में, तो हम यहाँ पे देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की रीजन में, अर्थ की स्पेस में एंटर होता है, अर्थ के अलांग जितनी भी स्पेस है या जितने भी रीजन है, एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन जहाँ पे अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, उस रीजन के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट इंटर होता है तो अर्थ क्या करती है? उन ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी एक फोर्स अप्लाई करती है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और उनको अपने सेंटर की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो वो रीजन या वो स्पेस, जब कोई ऑब्जेक्ट उस रीजन या उस स्पेस के अंदर इंटर हो, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो, उस स्पेस या उस रीजन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। According to Newton's law of gravitation, the gravitational force between a body of mass m and the earth is given by the relation F is equal to gravitational constant into mass of object into mass of earth divided by r square. And r is the distance between the object and the earth, where me is the mass of earth and g is the gravitational constant. What is the weight of a body? वेट क्या होता है? हम एक टर्म यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर भी, वेट या वजन। तो वेट क्या होता है? वेट वो फोर्स है अर्थ की जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है विद रिस्पेक्ट टू देयर मैस। कोई भी मैस एम का ऑब्जेक्ट जो इस अर्थ के स्पेस के अंदर मौजूद है और अर्थ उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो मैस एम की बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। तो वेट बेसिकली क्या है? वेट बेसिकली वो फोर्स है जो अर्थ अप्लाई कर रही होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मैस एम है, उसको हम क्या कहते हैं? वेट। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स? नॉन कांटेक्ट का मतलब है कि वो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिसको दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने के लिए कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है। मींस अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, जैसे अर्थ है, तो अर्थ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो अर्थ को ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट्स अर्थ के साथ कांटेक्ट में मौजूद हों या अर्थ के साथ टच हुए हों, बल्कि वो अगर अर्थ के अलांग स्पेस में या अर्थ के अलांग रीजन में या अर्थ की फील्ड में मौजूद होंगे, तो अर्थ क्या करेगी? तब भी उनके ऊपर अपनी फोर्स अप्लाई करेगी, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो अर्थ को दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए अर्थ के साथ कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है। तो वो फोर्स जिसको अप्लाई होने के लिए कांटेक्ट में होना ज़रूरी ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल, हमने अगर किसी चीज़ को उठाना है, हमने बुक उठानी है, हमने बैग उठाना है, हमने पेंसिल उठानी है, लैपटॉप उठाना है, कैलकुलेटर उठाना है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको पहले पकड़ते हैं और फिर उसके ऊपर फोर्स लगाकर उसको उठाते हैं, क्योंकि हमारी फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं है। हमारी फोर्स कौन सी है? कांटेक्ट फोर्स है। अगर हमारे बॉडी की भी फील्ड होती तो हम क्या करते? अगर वो बुक, वो कैलकुलेटर जिसको हम उठाना चाह रहे हैं, कॉपी, पेंसिल, वो अगर हमारी फील्ड के अंदर मौजूद होती तो हम उसकी तरफ सिर्फ हाथ करते, तो वो हमारी फील्ड के अंदर जो ही उस हमारी बॉडी की फील्ड में होती तो वो हमारी तरफ खुद ब खुद मूव करके आ जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी की जो फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं है, बल्कि कौन सी फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। हमें चीज़ों को
के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, उनको हाथ लगाना पड़ता है, या उनके साथ फिजिकली हमें जो है वो टच होना पड़ता है। इसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है। अब हम क्योंकि स्टार्ट में लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में हम जो है वो स्टडी कर चुके हैं कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। मींस कि जितना डिस्टेंस कम होगा, जितना ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब होंगे इस यूनिवर्स के अंदर, इतनी फोर्स क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। या जितने ऑब्जेक्ट अर्थ के करीब होंगे, अर्थ के नियर होंगे, इतनी फोर्स क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। जितने ऑब्जेक्ट अर्थ से अवे मूव करते जाएंगे, अर्थ से दूर जाते जाएंगे, इतनी फोर्स क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। तो मीन्स फोर्स का डिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मीनिंग एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर फोर्स बढ़ती है तो फोर्स कब बढ़ती है, जब डिस्टेंस कम हो जाता है। फोर्स कम हो जाती है जब डिस्टेंस बढ़ जाता है। मींस एक क्वांटिटी बढ़ती है, फोर्स बढ़ती है डिस्टेंस के कम होने की वजह से। डिस्टेंस कम हो जाता है किसकी वजह से, फोर्स के बढ़ने की वजह से। और फोर्स कम हो जाती है डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से। तो दोनों, एक क्वांटिटी बढ़ती है दूसरी कम हो जाती है। तो फोर्स का डिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस। पर यूनिट का मतलब है एक ऑब्जेक्ट जो इसका मैस है उसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स। अब अगर हम एक से ज्यादा, अब अर्थ के ऊपर एक ही टाइम में हो सकता है दो चीजें गिर रही हो सकता है पांच चीजें इकट्ठी जो है वो नीचे की तरफ आ रही हो। जैसे हम अपने जो है वो अगर इसको चेक करना चाहें तो हम डिफरेंट जो है वो मैथ्स की चीज़ें, जैसे आपके पास शार्पनर है, आपके पास रेजर है, आपके पास पेंसिल है, आपके पास बुक है, आपके पास कॉपी है, आप इन चार पांच चीज़ों को इकट्ठे एक ही टाइम पे क्या करो, अर्थ की तरफ जो है फॉल करवाओ, या ऊपर उनको जो है वो फेंको तो वो अर्थ की तरफ उनको जब अट्रैक्ट करेगी तो वो मूव करेंगे किस तरफ, अर्थ की तरफ। अब रेजर, पेंसिल, कॉपी, शार्पनर, आपकी बुक, इन चार पांच चीज़ों का जो मैस है वो हर एक ऑब्जेक्ट का मैस डिफरेंट है। किसी का मैस कम है, किसी का मैस ज़्यादा है, किसी का मैस बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, अब उन पांच चीज़ों के ऊपर एक ही टाइम के ऊपर अर्थ क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। अब वो फोर्स उनकी मैस की रिस्पेक्ट से है। मींस अगर रेजर का मैस कम है तो उसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स क्या होगी, उसके मैस के मुताबिक होगी। उस अगर कॉपी है तो कॉपी के ऊपर अप्लाई होने वाली अर्थ की फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी रिस्पेक्ट से होगी, उसके मैस की रिस्पेक्ट से होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस, एक मैस के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जितना ऑब्जेक्ट अर्थ के करीब होगा, अर्थ के नियर होगा, इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और अर्थ के करीब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 10 न्यूटन पर केजी। ये इक्वल होती है किसके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू के। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी जो होती है, लेकिन हम इस बुक के अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे 9.8 हम जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे 9th में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी यूज़ करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू इक्वल होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। अर्थ के करीब, बहुत करीब जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होती है, 10 न्यूटन पर केजी। इसके बाद है हाउ mass ऑफ अर्थ इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैस ऑफ अर्थ, हम मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना चाहते हैं। तो मैस ऑफ अर्थ के लिए हम जो है वो अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है, अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक, अर्थ के
सेंटर से अर्थ की सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 रेडियस। क्योंकि अर्थ की शेप ऑलमोस्ट हम क्या कहते हैं, अर्थ जो है वो सर्कुलर शेप है, तो सर्कल के सेंटर से किसी भी एक तरफ का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, अर्थ की सरफेस के ऊपर प्लेस हुआ हुआ है, बिल्कुल उसकी सरफेस के साथ टच है, तो अर्थ की सरफेस से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। मैस ऑफ अर्थ को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से। जो ऑब्जेक्ट है जो सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है वो अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो मींस उसके मैस की रिस्पेक्ट से अर्थ उसके ऊपर क्या कर रही है, एक फोर्स अप्लाई हो रही है। तो वो ऑब्जेक्ट एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो एक फोर्स को फील कर रहा है। उस फोर्स को हमने पहले देखा कि हम क्या नाम देते हैं, वेट। वो फोर्स जो कोई भी ऑब्जेक्ट फील करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की अपनी मैस की रिस्पेक्ट से, उसको हम क्या कहते हैं, वेट। तो ऑब्जेक्ट का वेट W, radius of earth, distance from the surface of earth to the radius of earth is, to the center of earth is called the radius, which is represented by R, and the mass of earth is represented by me. According to gravitational law of gravitation, force का फार्मूला क्या हो जाएगा, F is equal to G, mass of object small m, mass of earth me over r square, the distance between the surface and the center. अब वो फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है, वो फोर्स किसके इक्वल है, उसके ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल है, जो कि कितना है, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू मैस इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg। F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। वेट का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। वो जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कितनी अप्लाई हो रही है, बॉडी के वेट के इक्वल अप्लाई हो रही है। जितना उसका वेट है इतने उसके ऊपर फोर्स। अगर वेट ज्यादा है, मैस बॉडी का ज्यादा है, तो फोर्स भी ज्यादा होगी। अगर मैस कम है तो फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। तो वेट किसके इक्वल है, सॉरी फोर्स किसके इक्वल है, बॉडी के वेट के इक्वल है, जो कि कितना है, mg, मैस इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब क्योंकि वो फोर्स इक्वल है वेट के, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का आपस में कंपैरिजन करवाएंगे। तो फोर्स की जगह हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स इक्वल है वेट के और वेट इक्वल है फोर्स के, तो हमने फोर्स की जगह प्लेस कर लिया W, वेट को। और वेट किसके इक्वल हो गया, फर्स्ट इक्वेशन के G स्मॉल m इंटू ME ओवर R स्क्वायर। अब वेट की वैल्यू क्या थी, W इज इक्वल टू mg। mg हमने पुट किया वेट की जगह, mg इज इक्वल टू जी एम इंटू ME ओवर आर स्क्वायर। अब इक्वल के दोनों तरफ क्या है, स्मॉल m मौजूद है। इक्वल के एक तरफ भी, लेफ्ट साइड पे भी जो है वो स्मॉल m है, और इक्वल के राइट साइड पे भी क्या है, स्मॉल m, मीन्स सेम टर्म्स इक्वल के दोनों तरफ मौजूद है। तो जब भी इक्वल के दोनों तरफ एक जैसी चीजें आ जाए तो वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ कट हो जाती हैं। तो मैस m, स्मॉल m और स्मॉल m एक दूसरे के साथ क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो रिलेशन बचा वो क्या है, g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपने ज़हन में रखनी है कि ये वैल्यू किसकी है, स्मॉल g की वैल्यू है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का रिलेशन या इसका फार्मूला किसकी इक्वल है, GME ओवर आर स्क्वायर। ये आपने याद रखना है। हम क्या फाइंड कर रहे थे, मैस ऑफ अर्थ फाइंड कर रहे हैं। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मैस ऑफ अर्थ। तो मैस ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए हमारे पास मैस ऑफ अर्थ के साथ दो चीज़ें जो है वो अभी भी मौजूद हैं। एक चीज़ उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरी क्या हो रही है, डिवाइड। मल्टीप्लाई कौन सी चीज़ हो रही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसके साथ डिवाइड कौन सा हो रहा है, रेडियस स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, मैस ऑफ अर्थ को यहाँ से अकेला करेंगे, यहाँ से उसके साथ जो चीज़ें मौजूद हैं उसको इक्वल की दूसरी तरफ मूव करेंगे। आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, वो जब दूसरी तरफ मूव करेगा तो वो मल्टीप्लाई होगा स्मॉल g के साथ,
और कैपिटल जी एम ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास अब जो रिलेशन आ चुका है वो किसका है, मैस ऑफ अर्थ का। मैस ऑफ अर्थ का जो रिलेशन है हमारे पास, फार्मूला है, वो किसके इक्वल आ गया, एम ई इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर जी, या कि एम ई इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम फाइंड करते हैं वैल्यू कि मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी आती है। अब हमारे पास जो चीज़ें फार्मूला में मौजूद हैं ये आपने फार्मूला ज़हन में रखना है। इसमें हमारे पास जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ जो कि कितना होता है 6.4 इंटू 10 रेज पावर 6 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी होती है 6.7 इंटू 10 रेज पावर -11। ये तीनों चीज़ें क्या है, कांस्टेंट। तो हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। जी की वैल्यू हम पहले देख चुके हैं कि जी की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6.4 इंटू 10 रेज पावर 6 मीटर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जी इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10 रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला में सारी चीज़ें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू 10 इंटू रेडियस स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की 6.4 इंटू 10 रेज पावर 6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी की वैल्यू या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमने पुट की जो कि कितनी थी 6.673 इंटू 10 रेज पावर -11। जब हमने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6 इंटू 10 रेज पावर 24 के जी। मैस ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 24, 6 इंटू 10 रेज पावर 24 के जी, मीन्स 6 के साथ कितने जीरोज आएंगे, 24 जीरोज आएंगे। मैस ऑफ अर्थ कितना इक्वल है 6 इंटू 10 रेज पावर 24 के जी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।